हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम कल्चरल स्टडीज़ को रटने नहीं बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि जो कल्चरल स्टडीज़ है उसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कम है, बल्कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो कंसेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ओवरलैप होते रहते हैं। तो सिर्फ डेट से याद कर लेना, ये सब रटने से काम नहीं चलेगा। आपको ये सब शुरू से समझना पड़ेगा कि कल्चरल स्टडीज़ है क्या और कैसे डेवलप हुई है। हम देखेंगे कि कल्चर का मीनिंग यहाँ क्या है। कल्चरल स्टडीज को एक सिंगल फाउंडर या सिंगल डेट से डिफाइन क्यों नहीं किया जा सकता, या फिर जो ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है। होगार्ट और रेमंड विलियम्स की बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। बिर्मिंघम का ट्रिपल CS 1964 में क्यों टर्निंग पॉइंट बना, और जो स्टुअर्ट हॉल हैं इन जैसे थिंकर्स ने फील्ड को कैसे एक्सपेंड किया। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और बने रहें इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि कल्चरल स्टडीज है क्या। एक मिनट के लिए आप बताइए, आप सोचिए कि कल्चरल स्टडीज क्या है। कल्चर क्या है? बुक्स, म्यूजिक, फिल्म, फैशन या फिर कुछ और अगर मैं कहूँ कि एक डिसिप्लिन ये भी स्टडी करता है कि हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या बिलीव करते हैं और डेली लाइफ में क्या प्रैक्टिस करते हैं, और इन सब के पीछे पावर कैसे काम करती है, देन यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज। लेकिन यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि जो कल्चरल स्टडीज है इनकी कोई सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेट ऑफ बर्थ या सिंगल फाउंडर है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे फिर ये डिसिप्लिन बना कैसे। तो आज हम इसी कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं। सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए। जो कल्चरल स्टडीज है एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कल्चर को सोसाइटी, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी और पावर के साथ कनेक्ट करके स्टडी करती है। लेकिन यहाँ एक वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कल्चर। क्योंकि कल्चर स्टडीज़ में कल्चर का मतलब सिर्फ शेक्सपियर, पोइट्री, पेंटिंग या क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। कल्चर का मतलब हो सकता है द वेज इन विच पीपल लिव, थिंक, कम्युनिकेट, कंज्यूम एंड क्रिएट मीनिंग एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड दैम। इसीलिए जो कल्चरल स्टडीज़ है लिटरेचर से बाहर निकलकर मीडिया, टेलीविज़न, एडवर्टीजमेंट, पॉपुलर कल्चर, लैंग्वेज, फैशन, यूथ कल्चर और एवरीडे लाइफ तक पहुँचता है, और इसी वजह से ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बन जाता है। अब हमें एक कंसेप्ट और समझने की ज़रूरत है कि जो ट्रेडिशनल आइडिया है उसमें कल्चर को अक्सर हाई कल्चर से एसोसिएट किया गया, ग्रेट लिटरेचर, ग्रेट आर्ट, ग्रेट म्यूजिक। लेकिन कल्चरल स्टडीज पहुंचता है व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, उनकी लैंग्वेज, उनकी हैबिट्स, उनके एंटरटेनमेंट, उनकी मैगजीन्स, टेलीविज़न, म्यूजिक, फैशन, एवरीडे प्रैक्टिसेस, उनका क्या। यही जो रेमंड विलियम्स हैं इनका आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ। मतलब इन्होंने कल्चर को लाइफ की तरह देखा। मतलब कल्चर कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, बल्कि जो कल्चर है लिव्ड एक्सपीरियंस भी है। और जब हम कल्चर को एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करते हैं तब एक बड़ा क्वेश्चन सामने आता है, हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट इज वैल्यूएबल, नॉर्मल और एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। यहीं से जो कल्चरल स्टडीज और इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। और जो कल्चरल स्टडीज़ हैं ये सडनली 1950s में अपियर नहीं हुई है कि अचानक से ये स्टडीज़ आ गई और हम पढ़ने लग गए। इसके पीछे कल्चर को लेकर पहले से चल रही एक लॉन्ग इंटेलेक्चुअल डिबेट थी। सबसे पहले मैथ्यू आर्नोल्ड के आइडिया को समझते हैं। चलिए, आर्नोल्ड के लिए जो कल्चर है उसका रिलेशन ह्यूमन परफेक्शन, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट से था। उन्होंने कल्चर को सोसाइटी को इम्प्रूव करने वाली फोर्स के रूप में जो है देखा, और लिटरेचर और आइडियाज़ को ह्यूमन रिफाइनमेंट से कनेक्ट किया। उनके हिसाब से कल्चर इन दिस ट्रेडिशन वॉज एसोसिएटेड विद द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन भी थी कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे उन्होंने कल्चर को लार्जली हाई कल्चर और ग्रेट लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से देखा था। उनका कहना था, मतलब उन्होंने इसमें एलाइट कल्चर को, हाई कल्चर को ज़्यादा महत्व दिया था। ये तो थे मैथ्यू आर्नोल्ड के विचार। अब हम देखेंगे एलियट के विचार। ठीक है, जो TS एलियट है उन्होंने कल्चर को सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं माना, उन्होंने कल्चर को एक वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल लिविंग टुगेदर के ब्रॉडर सोशल कंटेक्स्ट में डिस्कस किया। उनके लिए जो कल्चर है रिलीजन, सोसाइटी, ट्रेडिशन और एवरीडे पैटर्न्स को लाइफ से कनेक्टेड करता था। फिर आते हैं FR लेविस। लेविस लिटरेरी कल्चर और सीरियस क्रिटिकल रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उनका कंसर्न था कि जो मास सिविलाइजेशन और पॉपुलर कमर्शियल कल्चर है उनके राइज के बीच लिटरेरी वैल्यूज और क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स को कैसे प्रिजर्व किया जाए। यानी लेविस के लिए लिटरेचर और कल्चर का रिलेशन वैल्यूज, एजुकेशन एंड क्रिटिकल जजमेंट से स्ट्रांगली कनेक्टेड था।
अभी हमने देखा कि एर्नोल्ड, एलियट और लेविस जैसे थिंकर्स के यहाँ कल्चर और लिटरेचर को सीरियसली समझने की एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट थी। लेकिन 20th सेंचुरी के मिडल तक सोसाइटी खुद रैपिडली चेंज हो रही थी। अब क्या था कि जो चेंज हो रहे थे इस टाइप के क्वेश्चंस को जन्म दे रहे थे कि क्या सिर्फ जो ग्रेट बुक्स और ग्रेट लिटरेचर है वही ग्रेट आर्ट जो है, मतलब वो कल्चर तक लिमिटेड है? क्या कल्चर सिर्फ उन्हीं से है? अगर ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास पीपल की लैंग्वेज जो है, हैबिट्स है, रीडिंग्स है, एंटरटेनमेंट और एवरीडे प्रैक्टिसेस हैं, वो उनकी लाइफ को शेप कर रहे हैं, तो क्या ये भी कल्चर का पार्ट नहीं है? यही से एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट बिगिन होता है। यही से जो है फोकस था वो लिटरेरी एंड कैनोनिकल कल्चर से हटकर कंटेम्प्रेरी एंड लिव्ड कल्चर की तरफ जाने लगा। और इसी ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में 1950s में बहुत इंपॉर्टेंट डिकेड बन गया। 1957 में रिचर्ड होगर्ट की द यूजेस ऑफ लिटरेसी आई और वहीं 1958 में रेमंड विलियम्स की कल्चर एंड सोसाइटी आई। इन दोनों ने अलग ही लेवल का एक मतलब विचार थे इनके, इन्होंने जो कल्चर है उसको अलग शेप दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो कल्चरल स्टडीज है उसको एक सिंगल पर्सन की इन्वेंशन समझना गलत होगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था। लेकिन जो कुछ नाम है वो रिपीटेडली सामने आते रहते हैं, जैसे रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, ए.पी. थॉमसन जैसे हिस्टोरियंस और थिंकर्स ने ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल थॉट को इन्फ्लुएंस किया। अब इन नेम्स को सिर्फ रटना नहीं है बल्कि इनके आइडियाज को और बुक्स को अच्छे से समझना है। तो जो 1957 और 58 में जो दो बुक्स आई हैं, सबसे पहले रिचर्ड होगार्ट 1957 द यूजेस ऑफ लिटरेसी एंड 1958 में रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी। इन दोनों को याद रखना और इनके कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं द बिर्मिंघम टर्निंग पॉइंट की तरफ। मतलब जो बिर्मिंघम था, CCC, ये क्या था? अब आती है वो डेट जो तुम्हें डेफिनेटली रिमेंबर करनी है, 1964। यूनिवर्सिटी ऑफ बिर्मिंघम, इसमें सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज यानी CCS स्टैब्लिश्ड हुआ या लॉन्च हुआ। इस सेंटर के फाउंडर थे रिचर्ड होगार्ट और स्टुअर्ट हॉल। 1964 में रिसर्च फेलो के रूप में सेंटर से जुड़े थे, ठीक है। यही जो है, यही से कल्चरल स्टडीज को एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बेस मिला था। पहला इंस्टीट्यूशनल बेस था ये CCS, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सेंटर ने उन टॉपिक्स को सीरियस एकेडमिक रिसर्च का सब्जेक्ट बनाया जो ट्रेडिशनल एकेडमिक कल्चर में ऑफन इग्नोर्ड या अंडरवैल्यूड थे। पॉपुलर कल्चर, यूथ कल्चर, मीडिया, टेलीविजन, मैगजीन्स, रेस, क्लास, जेंडर एंड रिप्रेजेंटेशन। तो अब तक हमने हिस्ट्री समझी, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि जो कल्चरल स्टडीज है वो एक्चुअली स्टडी क्या करता है? तो आंसर होगा ऑलमोस्ट एवरीथिंग थ्रू अ कल्चरल लेंस। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया हमें क्या इमेजेस दिखाता है, लैंग्वेज मीनिंग कैसे क्रिएट करती है, एडवर्टीजमेंट्स ह्यूमन डिजायर्स को कैसे शेप करती है, फिल्म्स जो हैं वुमेन, मैन, रेस, क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करती है, जो पॉपुलर म्यूजिक है वो यूथ आइडेंटिटी से कैसे कनेक्ट करता है, और एवरीडे प्रैक्टिसेस जैसे सोसाइटी के वैल्यूज को कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं। सो कल्चरल स्टडीज का ऑब्जेक्ट सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, बल्कि टेक्स्ट प्लस सोसाइटी प्लस पीपल, मीडिया, पावर प्लस एवरीडे लाइफ है। ये कनेक्शन समझना ही इसका मेजर स्ट्रेंथ है। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये समझे कि कल्चरल स्टडीज है क्या। It's almost everything in our surroundings, in our daily life practices, and the big elite culture, normal culture, ordinary people culture, everything the cultural studies involves. Okay, चलो अब एक छोटा सा 30 सेकंड का रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने इस टॉपिक, मतलब जो लेक्चर में हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है सब कुछ। कल्चरल स्टडीज, कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको सोसाइटी को, आइडियोलॉजी को, पावर को, एवरीडे लाइफ को इस कंटेक्स्ट में क्रिटिकली एग्जामिन करता है। इसका कोई सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फाउंड्री या सिंगल डेट ऑफ ओरिजिन नहीं है। लेकिन ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज के डेवलपमेंट में 1950s एंड 60s इंपॉर्टेंट फेज हैं, क्योंकि इस टाइम पर होगार्ट 1957 में यूजेस ऑफ लिटरेसी लेकर आए थे, ओके। और जो विलियम्स हैं उन्होंने 1958 में कल्चर्स एंड सोसाइटी के बारे में लिखा। CCS बिर्मिंघम 1964 में डेवलप हुआ, और जो स्टुअर्ट हॉल है बिर्मिंघम ट्रेडिशन और कल्चरल स्टडीज के मेजर थ्योरिस्ट में से एक हैं। फील्ड के सेंट्रल कंसर्न्स क्या हैं? कल्चर, पावर, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड एवरीडे, मीडिया, लाइफ एंड एवरीथिंग, ओके। तो अब एक लाइन याद रखो, डोंट स्टडी कल्चर इन आइसोलेशन, स्टडी कल्चर इन कंटेक्स्ट, बिकॉज दैट इज वेयर कल्चरल स्टडीज बिगिंस, ओके।
तो अब एक क्वेश्चन अभी भी बचता है, बिर्मिंघम में 1964 में एग्जैक्टली हुआ क्या था? ट्रिपल CS ने कल्चरल स्टडीज को इतना इंपॉर्टेंट कैसे बना दिया और जो स्टुअर्ट हॉल है उसका रोल क्या था? दैट इज व्हाट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, द बिर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।